जय हिंद दोस्तों। आज जो है हम लोग TRE 3.0 का TGT का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसमें मेनली है और ये जो है 9th-10th का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन, साइंस का पोर्शन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी पौधे नहीं है, यानी बाइसेक्सुअल पौधे नहीं है। तो देखिए ये पपीता भी जो है बाइसेक्सुअल है। अब पूछा है कि कौन नहीं है, और सफेद शहतूत भी बाइसेक्सुअल है और तरबूज भी बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल पौधा कहते किसे हैं, जिसमें जो है नर जनन अंग यानी मेल रिप्रोडक्शन और फीमेल रिप्रोडक्शन दोनों एक ही में हो, अलग अलग ना हो, तो उसको हम लोग बाइसेक्सुअल कहेंगे। और यूनिसेक्सुअल में अलग अलग होता है, फीमेल रिप्रोडक्शन अलग होता है और मेल रिप्रोडक्शन अलग होता है। तो नहीं पूछा है कौन सा नहीं है, तो आपका राइट आंसर एक से अधिक, चूंकि ये सब कोई क्या है, बाइसेक्सुअल है, तो नहीं पूछा है, तो आपका एक से अधिक आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सब पहले आप तक पहुंचे। और TRE 4 का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखा करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आयोग का स्ट्रेटेजी समझ में आएगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है नोट्स या PDF लेना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल MMR ज्वाइन कर लें। इसमें जो है मेरा प्रीवियस ईयर का टोटल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉमर्शियल फर्टिलाइजर में निम्नलिखित में से कौन से बड़े 3 प्राथमिक फर्टिलाइजर है, पोषक तत्व हैं। तो आपका प्राथमिक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आएगा। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आपका ऑप्शन नंबर ए में है, यानी ये जो है प्राइमरी पोषक तत्व है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। अगला क्वेश्चन कह रहा है गाय के गोबर का उचित उपयोग निम्नलिखित में से, इसका उपयोग जो है खाद के रूप में, मैक्सिमम जो है खाद के रूप में किया जाता है गाय के गोबर का उपयोग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्पीकरण की दर के लिए कौन सा कथन सत्य है। अब सत्य कथन पूछा है तो आपका ऑप्शन ए में हो जाएगा, तरल के तापमान के सीधे समानुपातिक। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, तरल के सीधे तापमान के समानुपातिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जल की भाप अवस्था निम्नलिखित है। भाप अवस्था कौन सा होगा, देखिए ये सॉलिड तो भाप होगा नहीं, तरल भी तो भाप होगा नहीं, तो गैसीय अवस्था क्या हो जाएगा, जल का भाप अवस्था होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी ठोस का गलनांक किसका संकेत है, यानी किसका सिंबल है। तो ऑप्शन ए में कहता है इसके कणों के बीच आकर्षक बल का ताकत, ये आपका सही बात है। इसके कणों के बीच आकर्षक बल की कमजोरी, कमजोरी नहीं है ठोस के लिए। इसके कणों के बीच समान आकर्षक बल, ये बात लगभग सही है, लेकिन यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसके कणों के बीच आकर्षक बल की ताकत। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बर्फ का गलनांक जो है यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, तो इसका जो है 0 डिग्री पे बर्फ क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। और 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री को ही 273 केल्विन कहते हैं। तो आपका ए और बी सही है, तो आपका राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई सॉलिड पिघलता है तो उसका तापमान जो है वही रहता है जो पहले था। पिघलने से तापमान घटता या बढ़ता नहीं है, टेम्परेचर वही रहता है जो पहले था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, केल्विन इफेक्ट तो ये होगा नहीं, न्यूटन का प्रभाव तो इसमें कोई बात है नहीं, तो टिंडल इफेक्ट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोमबत्ती जलने के दौरान निम्नलिखित गतिविधि होती है। तो देखिए ये जलने के दौरान जलना, ये तो आपका सही है।
भौतिक परिवर्तन इसमें होता है, ये बात भी सही है। तो आपका एक से अधिक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट जो है कमरे के ताप पर यानी टेम्परेचर पर तरल अवस्था में नहीं पाया जाता। देखिए नहीं पूछा है, तो यहाँ पे एक ही है जो ब्रोमीन है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, और बाकी जो है सीजीएम भी नहीं पाया जाता है, गैलियम भी नहीं पाया जाता है। तो आपका एक से अधिक आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। क्योंकि सिर्फ ब्रोमीन ही जो है पाया जाता है, बाकी गैलियम और सीजीएम नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 8 होता है, तो परमाणु उसका जो है डबल होगा क्या, परमाणु द्रव्यमान, तो यानी 16 आपका हो जाएगा क्या, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है सल्फर की परमाणुकता यानी एटॉमिक सिटी ऑफ सल्फर, तो इसका एटॉमिक सिटी ऑफ सल्फर जो है 8 होता है, तो 8 ऑप्शन में कहीं है नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। सल्फर की परमाणुकता जो है 8 होती है, तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब किसी यौगिक में एक धातु और एक अधातु होती है तो धातु का नाम या प्रतीक लिखा जाता है, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रथम। प्रथम जो है उसको जो लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 का रहा है कि न्यूट्रॉन का जो है मास है, न्यूट्रॉन का मास जो है आपका लगभग प्रोटॉन के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन से अधिक है, सबसे कम मास पूछा एक टीआरई 3 में ही जो है 6 to 8 में पूछा है कि सबसे कम मास किसका, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, तो सबसे कम मास जो है आपका इलेक्ट्रॉन का होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस के क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर का वृत्ताकार पथ जो है सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। और प्रोटॉन कहाँ पे होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में होता है। इसीलिए जो है कहता है क्या कि न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, तो न्यूट्रॉन का मास लगभग प्रोटॉन के बराबर होगा। चूंकि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 80 ग्राम हीलियम में शामिल है, तो 80 ग्राम हीलियम में आपका 20 मोल जो है आपका शामिल है। क्योंकि हीलियम का द्रव्यमान 4 होता है, तो आपको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो गया, 80 ग्राम, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन स्थिर अनुपात के नियम का अपवाद है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड जो है कांस्टेंट रेशियो का नियम का जो है क्या ये एक्सेप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आइसोटोप्स की विशेषता निम्नलिखित है। आइसोटोप्स का जो है क्या क्वालिटी है, कहता है कि समान रासायनिक लेकिन भिन्न भौतिक गुण, तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसका जो है रासायनिक गुण समान होता है और भौतिक गुण क्या होता है, भिन्न होता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आइसोबार का प्रतिनिधित्व करता है। आइसोबार किसे कहेंगे, तो मेनली समझ जाए कि आइसोबार वो उसे कहता है जिसका मास समान होता है। तो आपका देखिए यहाँ पे मास समान किसका है, यहाँ पे जो है मास जो है 24 और ये 25 है, तो ये समान नहीं है। इसमें 40 और 40 है, तो ये आपका समान है। इसमें 40 और 39 है, तो ये समान नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी यहाँ पे 40, यहाँ पे 40, इसका मास समान हो उसको आइसोबार कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को अपघटन प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो अपघटन प्रक्रिया, अपघटन का मतलब होता है टूटना। यहाँ पे कहता है संयोजन प्रक्रिया, तो संयोजन मतलब जोड़ना, ये तो नहीं होगा। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, इधर से उधर कर देना, ये भी नहीं होगा। थर्मल अपघटन प्रक्रिया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थर्मल अपघटन यानी टूटेगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे एक जो है रिएक्शन दिया हुआ है,
और यहाँ पे कह रहा है मैग्नीशियम आयोडाइड को मैग्नीशियम सल्फर के साथ जो है मैग्नीज सल्फर के साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं, तो आपका क्या बन रहा है, मैग्नीशियम सल्फर बन रहा है और मैग्नीज आयोडाइड बन रहा है। तो ये जो है कह रहा है कि कैसा रिएक्शन है, तो ये जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संयोजन प्रतिक्रिया है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन करने का मतलब है कि जब दो चीज एक जगह जुड़ता है तो संयोग हो जाता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर को जोड़ा जा रहा है, तो एक बन रहा है, दो को जोड़ने से एक बनता है, तो इसका संयोजन अभिक्रिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन जुड़ रहा है, फिर एक बन रहा है, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये जो है ऑप्शन ए और बी जो है आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे जो है ऑप्शन सी में ये डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, तो ये जो है संयोजन नहीं होगा, संयोजन में होता है जुटना, तो इसमें भी जुट रहा है, इसमें भी जुट रहा है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। अगर डिकम्पोजिशन पूछता तो ऑप्शन सी होता, यहाँ पे पूछा है कौन सा संयोजन है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है पेंथेरामीन्स में शामिल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सिंह, तेंदुआ और भेड़िया ये तीनों जो है मांस खाने वाला है, तो आपका ये पेंथोरा जींस में शामिल है ये तीनों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रायोफाइटा का मुख्य उत्पाद शरीर है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगुनित। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेटामेरिकली खंड शरीर निम्नलिखित फाइलम में शामिल मौजूद है, तो मेटामेरिकली जो है आपका एनिलिडा में भी है, ऑर्थोपोडा में भी है, और आपका टेरिफोरा में भी है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को छोड़कर सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति शामिल होता है, तो देखिए प्रोकैरियोटिक उसे कहते हैं जिसमें सिंगल सेल होता है, तो नीला हरा शैवाल इसमें भी सिंगल सेल होता है, तो आपका ये भी हो जाएगा। पीपीएलओ ये भी सिंगल सेल वाला है, और माइकोप्लाज्म ये भी आपका सिंगल सेल वाला है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कर रहा है सक्रिय रूप से शामिल कोशिकाओं में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अक्सर देखा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन संश्लेषण में, क्योंकि प्रोटीन जो बनता है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही जो है दानेदार रचनाएं होती है, उसी को हम वहीं पे जो है प्रोटीन बनता है, और उसी को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रोटीन का जो है पैकेज बनाता है कौन, तो गोल्जी बॉडी पैकेज बनाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी गुण सूत्र पर गैर रंजित द्वि संकुचन को कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपग्रह। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोनोकोटाइडन्स में संवहनीय बंडलों में नहीं होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैम्ब्रियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संयोजी ऊतक नहीं है, यानी कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, तो देखिए नहीं पूछा है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है और आपका बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, तो नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, स्किन। ये जो है कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रति मिनट किडनी द्वारा बनने वाले निस्पंद की मात्रा कहलाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लेमेरुलस। ग्लेमेरुलस। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक कार का भीड़ भरी सड़क पर चलना एग्जाम्पल है, देखिए अगर किसी भीड़ में चलता है तो उसमें यूनिफॉर्म स्पीड तो होगा नहीं, मतलब एक जैसा स्पीड तो होगा नहीं, कभी कम कभी अधिक होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैर समान गति।
क्योंकि एक जैसा स्पीड चलेगा नहीं तो आगे पीछे होगा तो आपका गैर समान हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, कभी कम कभी अधिक। तो ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूरी समय ग्राफ में कौन सा चर y अक्ष पर आरेखित किया जाता है। तो दूरी जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दूरी क्या किया जाता है, डिस्टेंस को y एक्सिस पे रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति समय संबंध को दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो है क्या दिखलाता है, समय संबंध को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है जब कोई पिंड एक वृत्त की अनुदिश स्थिर गति से गति करता है तो कौन सा कथन आपका जो है सत्य है, राइट है। तो यहाँ पे अगर एक स्थिर गति से अगर कोई गति करेगा तो त्वरण जो है उत्पन्न नहीं होगा, यह बात गलत है, उत्पन्न होगा तथा इस पर कोई काम नहीं किया गया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इस पर कोई काम नहीं किया गया है। यानी स्थिर अगर वेग पर है तो कोई काम नहीं किया गया, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है बल का एसआई मात्रक यानी फोर्स का एसआई यूनिट क्या होगा। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है आपका। फोर्स फोर्स का एसआई यूनिट जो है आपका न्यूटन होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का आरेखित संवेग 500 ग्राम पर सेकंड है। यदि वस्तु का वेग 10 मीटर पर सेकंड हो तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कर रहा है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्रव्यमान वाले कोई दो पिंड के बीच, यानी दो द्रव्यमान वाले कोई दो पिंडों के बीच हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। यहाँ पे पूछा है केवल पृथ्वी और चंद्रमा केवल नहीं होगा, केवल पृथ्वी और सूर्य केवल नहीं होगा, दो द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, परिभाषित होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कार्य करने की क्षमता कहलाती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा एनर्जी। आपके पास एनर्जी है तभी आप कार्य कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एनर्जी। बल नहीं होगा, शक्ति नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा एनर्जी। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, यानी काइनेटिक एनर्जी का आपका उदाहरण है। तो कह रहा है क्या ये जो फुटबॉल फर्श पर है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा क्योंकि वो स्थिर है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। फुटबॉल गिर रही है मतलब इसमें गति हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। फुटबॉल एक खिलाड़ी के हाथ पर है तो यहाँ पे भी स्थिर है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फुटबॉल गिर रही है यानी मूव में है, मोशन में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। देखिए संवेग में P बराबर mv² होता है इसका फॉर्मूला। तो आप ये फॉर्मूला mv² मतलब v स्क्वायर होगा, v डबल हो जाएगा। तो ये ए बी फॉर्मूला का यूज करके इसको बना लेंगे, तो यानी ये हो जाएगा 50 प्लस 50 प्लस फिर 50 इंटू 50 अब बाई में 100, ये भी फॉर्मूला। तो यहाँ जीरो और जीरो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 50 इंटू 50 100 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 25, तो 125% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कंपनशील वस्तु के पीछे की ओर गति करने से निर्मित निम्न दाब क्षेत्र कहलाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विरलन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सुन सकते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 25 किलो हर्ट्ज तक। 25 किलो हर्ट्ज तक जो है 5 साल के बच्चा सुन सकते हैं, उससे ज्यादा के हर्ट्ज को नहीं सुन पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव कान का कौन सा भाग बाहरी स्रोतों से आने वाली ध्वनि की प्रतिक्रिया
में कंपन करता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कान की झिल्ली। कान की झिल्ली जो है बाहरी साउंड को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्प्लवन बल को इस नाम से भी जाना जाता है, तो उत्प्लवन बल को फ्लोटिंग फोर्स के भी नाम से जाना जाता है, तो फ्लोटिंग ऑप्शन में है नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो देखिए आपका वाटर जो है प्राकृतिक संसाधन है, वायु प्राकृतिक संसाधन है, बिजली आपका जो है मानव निर्मित है यानी आर्टिफिशियल है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बिजली। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस प्रकार का मानसून सर्वाधिक देखा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक जो मानसून देखा जाता है दक्षिण पश्चिमी मानसून देखा जाता है, और तमिलनाडु एरिया में जो है लौटते समय बारिश होती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून। अगला क्वेश्चन कर रहा है ओजोन परत की यह कमी किसके उपयोगी से जुड़ी हुई है, देखिए ओजोन लेयर जो आपका छिद हो रहा है, तो सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, अग्निशामक यंत्र से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, और हाइड्रो आपका जो है हाइड्रोक्लोरोकार्बन, तो हाइड्रोक्लोरोकार्बन आपका नहीं होगा यानी ए और बी आपका राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका एक से अधिक आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में लौटती है यानी आती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर श्वसन, यानी रिस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पूछता है कि कौन सा ऑक्सीजन किस प्रक्रिया से आता है, तो ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से ऑक्सीजन आता है, तो आपका यहाँ पूछा है कौन सा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लौटता है, तो आपका सही हो जाएगा रिस्पिरेशन यानी श्वसन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो देखिए ये HCl जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, और सल्फर डाई H2SO4 भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। चूंकि टोटल स्ट्रॉन्ग एसिड 3 है, एक है आपका नाइट्रिक एसिड, एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक है सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो आपका वीक एसिड है, तो आपका एक से अधिक ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3 टोटल जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। नंबर 1 में आता है HCl सबसे अधिक, दूसरा नंबर में आता है नाइट्रिक एसिड HNO3 और तीसरा में आता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। यहाँ पे दो ठो ऑप्शन में है, तो इसका आंसर राइट आंसर किया जाएगा, एक से अधिक आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक उदासीन विलयन में शामिल है, मतलब एक न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या शामिल होगा, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस, तो हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस आयन जो है समान होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस आयनों की संख्या समान होगी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है क्या, इसमें अधिक है इसमें कम है, तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है ऑक्सीजन की प्राप्ति को कहा जाता है ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीजन जहां से प्राप्त होगा उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है घंटियां बनाने के लिए धातुओं के निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मधुरता, यानी साउंड जो है उसमें बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस कार्बन यौगिक में कार्बन के 2 परमाणु होते हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इथेन। इथेन में जो है कार्बन के 2 परमाणु होते हैं। बाकी मेथेन, देखिए मेथेन में जो है CH4 इसका फॉर्मूला होता है, तो एक ही कार्बन हो गया। इथेन में C2H6, तो ये जो हो जाएगा 2 कार्बन हो गया। और प्रोपेन जो है आपका, प्रोपेन में C3H8 हो जाएगा। यह पूछा है क्या कि 2 कार्बन होते हैं, तो 2 कार्बन किस में होते हैं,
इथेन में होते हैं, जिसका फॉर्मूला C2H6 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण, मतलब सेचुरेटेड। सेचुरेटेड उसमें उसे कहेंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो देखिए यहाँ इथिलीन, इसमें जो है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। ये जो है इथीन, इसमें भी जो है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। आपका आ जाएगा प्रोपे यानी इथेन। इथेन जो है C2H6, तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड होगा। तो इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो इसका एसिड जो होता है फॉर्मिक एसिड होता है, जिसका फॉर्मूला HCOOH होता है, फॉर्मिक एसिड। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मधुमक्खी के डंस में, या फिर सांप के डंस में, या फिर आपका हाड़ी बिन्नी जो लाल बिन्नी कहलाता है उसके डंस में, या फिर बिच्छू के डंस में आपका कौन सा एसिड पाया था? तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसका फॉर्मूला HCOOH होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। अगला क्वेश्चन कह रहा है अष्टक का नियम किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह 17 का सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो है, ये जो है सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड अपनी गतिविधि के कारण एक ग्रीन हाउस गैस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गर्मी को अवशोषित कर लेता है ये। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव स्वास्थ्य पर ओजोन परत का डैश निम्नलिखित में से कौन सा एक हानिकारक प्रभाव है? तो ओजोन परत का जो है शरीर में प्रभाव क्या होगा आपका? त्वचा स्किन कैंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रदूषकों को कम करने के लिए पौधों के उपयोग से जुड़ी बायो रे, रेडियम्स प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज ऊर्जा भंडार और एडीपी को एटीपी अणुओं में हस्तांतरित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फास्फोरस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन में रंध्र का कार्य नहीं है? रंध्र का कार्य जो है पूछा कि नहीं है। तो रंध्र का जो है, यह ऑप्शन ए में कहता है जल संतुलन को विनियमित करना, ये तो रंध्र का कार्य है। नहीं पूछा है, ये तो है आपका। फिर कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना, ये भी जो है इसका कार्य है। पोषक तत्वों को अवशोषित करना, ये भी इसका कार्य है। और पूछा है कि नहीं है, तो एक से अधिक जो है इनमें से, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक ये जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वॉलेंट्री कार्य है? तो देखिए दिल का धड़कना ये अनवॉलेंट्री है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन ये भी अनवॉलेंट्री है, ये नहीं होगा। मूत्र निर्माण ये भी अनवॉलेंट्री है, मतलब इन लोगों को अपने आप ये हो जाता है। तो ये जो है वॉलेंट्री एक्शन नहीं है। तो पूछेगा वॉलेंट्री कौन है? तो इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वानस्पति प्रसार पाया जाता है। तो स्पायरोगारा में वानस्पति प्रसार,
बायोफिल्म में ये भी वनस्पति प्रसार, राइबोपस में ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इसका पूरा नाम चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है, यानी चार्ल्स डार्विन के द्वारा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान रहे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो दोगुना हो जाएगा। क्योंकि एरिया नहीं बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रहा है, तो प्रतिरोध रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? उतना ही रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 वोल्ट 220 वोल्ट 40 वाट 220 वोल्ट 60 वाट 220 वोल्ट दो बल्बों का प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3:2 का होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, दो चुंबकीय रेखाएं क्षेत्र रेखा है प्रतिच्छेद करती है। तो दो चुंबकीय रेखा प्रतिच्छेद जो ऐसे करती है, तो ये हो गया यानी सर्कुलर। तो आपका राइट आंसर सर्कुलर इनमें से है नहीं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में घुस रहे तार में प्रेरित धारा की दिशा पहचानने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग करते हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लेमिंग का बां हस्त नियम। फ्लेमिंग के बां हस्त नियम से जो हम लोग इसको करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मेटल डिटेक्टर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है प्रिंसिपल पर यह कार्य करता है मेटल डिटेक्टर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के दर्पण में परावर्तन के नियम मान्य हैं? तो परावर्तन के नियम जो है उत्तल दर्पण में भी, समतल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में भी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न अवतल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की छवि बनती है? तो अवतल लेंस में आभासी बनती है, सीधा बनती है और छवि कम हो जाती है, यानी छोटा भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष ही कहा जाएगा, यानी हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरमायोपिया अगर होता तो हो जाता था। हाइपरमेट्रोपिया तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वनों की कटाई से इसकी संभावना बढ़ सकती है। तो लगातार भूस्खलन, सतह मिट्टी का संरक्षण और वर्षा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कहता है इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणक ने की थी, यह बात सही है। लोगों ने पेड़ों को गले लगाकर इन्हें काटने से बचाया, यह बात भी आपका सत्य है। यह वन संरक्षण के लिए आंदोलन था, यह बात भी आपका सत्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, एक से अधिक। 1973 में जो है ये चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के टेढ़ी गढ़वाल जिले में हुई थी, जिसका जो है मेन नायक सुंदरलाल बहुगुणक था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।